चलो दोस्तों, फिर से देखते हैं। एमसीक्यू शुरू की गई है। हिस्ट्री की क्लास हो रही है। ठीक है, हिस्ट्री के एमसीक्यू है। ऐसे ही हर सब्जेक्ट के एमसीक्यू डाले जाएंगे पर डे। ठीक है, 10-10 प्रश्नों का एमसीक्यू तैयार किया जा रहा है उत्तराखंड ग्रुप सी के परिप्रेक्ष्य से। ठीक है, चलो तो आज का इतिहास की सीरीज में पहली वीडियो है 10 एमसीक्यू की। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन आप पढ़ सकते हो। यहाँ पे लिखा है कि हर्ष के समय, वो कह रहा है कि हर्ष के समय, ठीक है, हर्ष के समय अश्व सेना का प्रधान अधिकारी क्या कहलाता था भाई। तो पूछना चाह रहा है पहले क्वेश्चन में, हर्षवर्धन जो किस वंश का था, वर्धन वंश का था भाई। तो हर्षवर्धन के बारे में आप जानते होंगे कि हर्षवर्धन का भाई राजवर्धन था। कौन था? राजवर्धन था। जब राजवर्धन की बहन राज्यश्री का विवाह होता है, तो तब कैसे युद्ध में वो शशांक आ जाता है बीच में, शशांक। ठीक, तो इस शशांक को मारकर हर्षवर्धन जब पूरे वर्धन वंश का शासक बनता है। क्लियर? तो वही पूछ रहा है कि हर्षवर्धन के समय अश्व सेना का प्रधान अधिकारी क्या कहलाता था। तो वही बताना है। चलो, आप सभी को कमेंट में इसका आंसर बताना है। ठीक है, दंडपासिक की बात करते हैं। दंडपासिक क्या था? तो दंडपासिक था पुलिस अधिकारी। ठीक है भाई, पुलिस अधिकारी। तो हर्षवर्धन के समय दंडपासिक किसे कहा जाता था? पुलिस अधिकारी को। तो दंडपासिक से याद रखना, जो दंड देने का काम करती है वो पुलिस होती है। ठीक है भाई। ठीक है, बलाधिकृत क्या होता है? बलाधिकृत होता है सेना का प्रमुख। ठीक है, सेना प्रमुख एक हिसाब से कह सकते हैं, सेना का प्रमुख। अच्छा, एक कमेंट में सब बताएंगे कि भारत में सेना का सर्वोच्च अधिकारी या सर्वोच्च कमांडर कौन होता है भारतीय सेना का। ठीक है, तीनों सेनाओं का। ठीक है, कुंतल हमारा सही आंसर हो जाएगा भाई। तो अश्व सेना का प्रधान अधिकारी कुंतल कहा जाता है, उसे कुंतल। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि अकबर के काल में, अच्छा क्वेश्चन थोड़े मिक्स किए गए हैं, एक ही टॉपिक या एक ही वंश से नहीं है, पूरे इतिहास से मिक्सअप किया गया है। ठीक है, ऐसी अगली वीडियो में आएगा जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री का भी होगा, मिडिवल हिस्ट्री होगा और एशियन हिस्ट्री का क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो कह रहा है अकबर के काल में रामायण का ये पाठ हो गया, यहाँ पर होना चाहिए फारसी। ठीक है भाई, यहाँ पे लिख लेना सब, फारसी अनुवाद। वो कह रहे हैं कि अकबर के समय में, काल मतलब समय, रामायण का फारसी अनुवाद किसने किया, ये किसके द्वारा किया गया। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन आ रहा है फैजी, ठीक, और अब्दुल रहीम खाने खाना, इन दोनों ने किया था महाभारत का। ठीक है, महाभारत कंबाइंड रूप से महाभारत का फारसी अनुवाद किया था इन्होंने। तो इसमें दोनों महाभारत का हो जाएगा। तो अब्दुल कादिर बदायूं, इसका बदायूनी का पूरा नाम था भाई, अब्दुल कादिर। ठीक है भाई, अब्दुल कादिर किसका नाम था? बदायूनी का पूरा नाम था, और इसने किया था रामायण का। ठीक है, तो रामायण का फारसी अनुवाद पूछेगा तो किसके द्वारा किया गया? बदायूनी बोलो या अब्दुल कादिर बदायूनी बोलो। ठीक है, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा, तो तीसरा क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? गंधर्व वेद, गंधर्व वेद किसका उपवेद है? अच्छा, वेद हमारे चार वेद है भाई। कितने वेद है? चार वेद है। सब वेदों के शॉर्ट रूप को, जिन्हें हम कहेंगे सारांश रूप कह सकते हैं, उन्हें कहा जाता है उपवेद। ठीक है भाई, हर वेद का एक उपवेद है। क्लियर है? अच्छा, चार वेद कौन कौन से? तो सबसे पहले है ऋग्वेद, ये सबको पता है, ऋग्वेद जिसमें 10 मंडल है। ऋग्वेद में कितने मंडल? 10 मंडल है, 1028 सूक्त है, और 10,580 या 10,463 क्या है उसमें, ऋचाएं बोलो, मंत्र बोलो। दूसरा है हमारा सामवेद। ठीक है, सामवेद, सामवेद जिसे संगीत का जनक कहा जाता है, संगीत, संगीत का वेद कहा जाता है, संगीत वेद। ठीक है, तीसरा वेद जो हमारा है वो है, तो वो है यजुर्वेद। यजुर्वेद, यजुर्वेद ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है भाई, गद्य और पद्य दोनों में है यजुर्वेद। ठीक है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। चलो, और लास्ट हमारा जो वेद है वो है अथर्ववेद। अथर्ववेद, अथर्ववेद को कहा जाता है जादू टोने का वेद। क्लियर है सबको? जादू टोने का वेद, जादू टोने का वेद किसे कहा जाता है? अथर्ववेद को कहा जाता है। तो ये हमारे चार वेद आज है। ठीक है, चार वेद है। इन चारों वेदों के समरी, जिन्हें हम कह सकते हैं सारांश, छोटे वेद, छोटे उपवेद है। तो इन चारों के क्या है? उपवेद है। तो यहाँ पर वही पूछ रहा है हमें, क्या पूछ रहा है हमें? हमें पूछ रहा है कि गंधर्व वेद किस वेद का उपवेद है। तो यहाँ पे याद रखना, साम से, सामवेद से, साम है गंधी और नारद है गंधा। तो सामवेद का उपवेद क्या है? गंधर्व वेद है भाई, गंधर्व वेद, सामवेद का। तो हमारा आंसर हो जाएगा सामवेद। ठीक है, पैड में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है पेन, तो सब समझना कि सामवेद का उपवेद है गंधर्व वेद, और गंधर्व वेद का रचयिता कहा जाता है नारद को।
ठीक है भाई, नारद, तो नारद ने लिखा था गंधर्व वेद। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ऋग्वेद की बात कर रहा है, जो सबसे पुराना वेद है। ऋग्वेद का आयुर्वेद उपवेद क्या है? तो ऋग्वेद का याद रखना आयुर्वेद है भाई, आयुर्वेद। ऋग्वेद का आयुर्वेद है, क्लियर है? ठीक है। अथर्ववेद का अथर्ववेद का पूछ रहा है। अथर्ववेद का अथर्ववेद का हो जाएगा हमारा शिल्पवेद। ठीक है, शिल्पवेद। अथर्ववेद का उपवेद क्या है? शिल्पवेद। तो अथर्ववेद का है शिल्पवेद। यजुर्वेद छूट गया, यजुर्वेद का है धनुर्वेद। धनुर्वेद इसका क्या है? उपवेद है। तो हमने चारों पढ़ लिए। यजुर्वेद का उपवेद की बात करेगा तो धनुर्वेद, सामवेद का गंधर्ववेद, साम गंधी, नारद गंधा, ऐसे याद रखना। ऋग्वेद का है आयुर्वेद, ऋ से ऋषि, ऋ से ऋषि की आयु क्या होती है? बड़ी होती है, तो ऋषि की आयु बड़ी होती है, तो आयुर्वेद, ऋ से ऋषि, ऋग्वेद का आयुर्वेद। ठीक है। अथर्ववेद का है शिल्पवेद। चलो, यहाँ पे हमने बात की थी गंधर्ववेद का रचयिता कौन है? नारद है। तो उसी तरह हमसे पूछेगा ऋग्वेद का जो आयुर्वेद, इसका रचयिता कौन है? प्रजापति। ठीक है भाई, प्रजापति को माना जाता है इसका रचयिता। ठीक है। शिल्पवेद का विश्वकर्मा, विश्वकर्मा है भाई, याद रखना इसका रचयिता। शिल्पवेद का रचयिता कौन है? विश्वकर्मा। और यहाँ पे यजुर्वेद का धनुर्वेद, उपवेद धनुर्वेद, और धनुर्वेद की बात करेगा तो यह है विश्वामित्र। ठीक है, विश्वामित्र। क्लियर है भाई? ठीक है। तो उम्मीद है आप सब नोट्स बनाते हुए चल रहे होंगे। आगे बढ़ते तो हमारा इसका आंसर हो गया गंधर्व वेद। किस वेद का उपवेद है? तो सामवेद का है भाई। चलो आगे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि बहमनी साम्राज्य किस शासक को अच्छा, बहमनी साम्राज्य के किस शासक को दक्कन का नीरो कहा जाता है भाई? दक्कन का नीरो एक उपाधि है। बहमनी साम्राज्य का एक शासक हुआ है दक्कन का नीरो। तो किसे कहा जाता है भाई? आपके ऑप्शन है हुमायूं को कहा जाता है, कलीमुल्ला को कहा जाता है, हसन गंगू को कहा जाता है, या फिर महमूद गवा गवा को कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, हुमायूं यहाँ पे मुगल काल आ रहा होगा सबके माइंड में कि मुगल काल का है। ठीक है। तो ये है अलाउद्दीन हुमायूं, इसका पूरा नाम था अलाउद्दीन हुमायूं, और ये बहमनी साम्राज्य का एक प्रमुख शासक था, और इसी को कहा जाता है दक्कन का नीरो। ठीक है भाई, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हुमायूं को कहा जाता है दक्कन का नीरो, अलाउद्दीन हुमायूं इसका पूरा नाम था। ठीक है। आगे चलते हैं। हसन गंगू, जिसने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, स्थापना स्थापना की थी, और अपनी राजधानी गुलबर्गा को बनाया था। ठीक है भाई, गुलबर्गा को। तो बहमनी साम्राज्य का संस्थापक भी सीख लिया हमने साथ साथ, कौन है? हसन गंगू। ठीक है। चलो, हसन गंगू बहमनी साम्राज्य का संस्थापक, और जिसने राजधानी गुलबर्गा को बनाया था। महमूद गवा कौन है? तो इसने रियाद ए रियाद ए समा, ऐसे करके एक रचना लिखी थी इसने। ये भी बहमनी साम्राज्य का, रियाद ए समा। ठीक है, रियाद ए समा। तो याद रखना, रियाद ए समा किसकी रचना है? महमूद गवा की है। और अलाउद्दीन हुमायूं को क्या कहा जाता है? दक्षिण का नीरो, दक्कन का नीरो। और कलीमुल्ला, कलीमुल्ला भी इसी वंश का एक प्रमुख शासक है, कलीमुल्ला बहमनी साम्राज्य का। ठीक है। चलो आगे चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि महावीर स्वामी के मुख्य शिष्य को क्या कहा जाता था भाई? महावीर स्वामी के मुख्य शिष्य को क्या कहा जाता था? ठीक है, अब इसे पढ़ते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है निर्ग्रंथ। अब निर्ग्रंथ क्या होते थे? निर्ग्रंथ जैन धर्म के अनुयायी, जो भी जैन धर्म को मानते थे, उन सबको निर्ग्रंथ कहलाए। क्योंकि जब महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ था भाई। ठीक है। अच्छा, सब कमेंट में बताएंगे कि महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ। ठीक है, ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ, किस वृक्ष के नीचे हुआ, और किस नदी के किनारे हुआ। ठीक है भाई, महावीर स्वामी की बात कर रहे हैं। और इसके साथ साथ एक अच्छा सा क्वेश्चन प्यारा सा, कि 23वें तीर्थंकर थे, उनका नाम क्या था? और 23वें से 24वें तीर्थंकर के बीच कितना समय का गैप था, ये कमेंट में बताएंगे सब। ठीक है, कि 23वें से 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी बने, तो कितने समय के अंतराल बाद बने थे। ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तो निर्ग्रंथ कहा गया महावीर स्वामी को जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था, और उन्हीं के कारण उनके सभी अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहलाए गए, जो सभी अनुयायी थे। ठीक है। लेकिन ये पूछ रहे हैं प्रमुख शिष्य, जो उसके खास होते, फेवरेट, हर स्कूल में कुछ स्टूडेंट फेवरेट होते टीचर के। तो प्रमुख शिष्यों की बात करा तो उन्हें गंधर कहा जाता है भाई। क्या कहा जाता है? गंधर। तो महावीर स्वामी के जो प्रमुख शिष्य थे उन्हें गंधर कहा जाता है। अच्छा, गणधर क्या है? तो गणधर महावीर स्वामी ने, या महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद कह सकते हैं, 11 गणधर बने थे भाई जैन धर्म में। ठीक है, जिन्होंने क्या किया था? उपदेश का ट्राई किया था या प्रयास किया था। उनमें से 11वां याद रखना, आर्य सुधर्मा। ठीक है,
आर्य सुधर्मा। 11वें गणधर का नाम है आर्य सुधर्मा। और ऐसा कहा जाता है कि महावीर स्वामी की मृत्यु के पश्चात आर्य सुधर्मा ने जैन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए उपदेश देने का प्रयास किया था, लेकिन वो असफल हुआ भाई। क्लियर है। चलो, तो 11 गणधर हुए, जिनमें से 11वां है आर्य सुधर्मा। निर्ग्रंथ कहा जाता है सभी जैन अनुयायियों को, और गंधर कहा गया था महावीर स्वामी के प्रिय शिष्यों को। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? छठा क्वेश्चन पूछ रहा है कि मौर्य प्रशासन में सौवर्णिक, ठीक है भाई, मौर्य प्रशासन में सौवर्णिक नामक, ये शब्द याद रखना, सौवर्णिक, सौवर्णिक नामक अधिकारी किस क्षेत्र से संबंधित था? मतलब कौन सा फील्ड था जहां सौवर्णिक नामक अधिकारी नियुक्त किया जाता था? वो पूछ रहे हैं। डाक विभाग है इसका आंसर, तो हम कहेंगे नहीं है भाई। धर्म विभाग, हम कहेंगे नहीं है भाई। फौजदारी न्यायालय, तो हम कहेंगे इसे तो कंठ शोधन कहा जाता था, कंठ, कंठ शोधन, इसे क्या कहा जाता है? कंठ शोधन कहा जाता था भाई। ठीक है, तो जो दीवान फौजदारी न्यायालय था उसे कंठ शोधन कहा जाता है, याद रखना। किस समय? मौर्य समय, मौर्य काल के समय। ठीक है। दूसरा, तो अब बचा क्या है? टकसाल। तो टकसाल का जो अधिकारी था उसे सौवर्णिक कहा जाता था, और हमने किताब में पढ़ा होगा लक्षणाध्यक्ष। ठीक है, लक्षणाध्यक्ष, इसे लक्षणाध्यक्ष कहा जाता है भाई। लक्षणाध्यक्ष कहो या फिर इसे सौवर्णिक कहो, दोनों ही नाम टकसाल अधिकारी के थे। ठीक है। चलो, तो डाक विभाग हमें पता है कि मौर्य काल के समय डाक विभाग क्या थी? एक संचार थी, एक संस्था थी। ठीक है, संचार का मतलब जो अलग अलग जगह रहकर डाक का कार्य करती थी, उसका गुप्तचर, सॉरी, गुप्तचर। ठीक है, गुप्तचर का कार्य करते थे अलग अलग जगह रहकर, उसे संचार कहा जाता था, संचार। और जो एक ही जगह पर रहते थे उन्हें संस्था कहा जाता है। ठीक है, तो कोई भी संस्था एक ही स्थान पर तो होती है, ऐसा याद रख लेंगे हम। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। छठवां क्वेश्चन, अच्छे से नोट्स बनाते चलना भाई। छठवें क्वेश्चन के लिए दूसरा पेज में चलते हैं। छठवां क्वेश्चन, अच्छा सॉरी, एक क्वेश्चन बीच से कट हो गया है, कोई नहीं। सातवां क्वेश्चन पे आ जाओ। सातवां क्वेश्चन क्या कह रहे हैं भाई? सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि रावण वध नामक प्रसिद्ध, परिषद हो गया है, इसके लिए भी माफी चाहूंगा, हिंदी टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो जाता है। ठीक है, ये है प्रसिद्ध। ठीक है भाई, यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हो? प्रसिद्ध। तो वो कह रहा है कि रावण वध नामक, नमक हो गया ये, पर नामक है, यहाँ पर नामक करना, नामक प्रसिद्ध रचना के रचनाकार कौन है? ठीक है, तो रावण वध क्या है? एक रचना है भाई, रावण वध एक रचना है, मतलब एक किताब का नाम है रावण वध, किताब है एक। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि रावण वध जो किताब है वो किसने लिखी है? तो पहला ऑप्शन है अमर सिंह, तो अमर सिंह से याद रखेंगे, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, अमर सिंह से याद रखेंगे अमरकोश। क्या लिखी है इसने? अमरकोश, इसकी रचना है अमरकोश। ठीक है भाई, चलो। दूसरा ऑप्शन है बारह मिहिर, तो बारह मिहिर की लिखेंगे बृहद संहिता। क्या? बृहद संहिता लिखी इसने, बृहद संहिता। ठीक है भाई, इसने लिखी है बृहद संहिता। तीसरा ऑप्शन है हमारे पास वत्स भट्टी, तो वत्स भट्टी की बहुत सारी रचनाएं हैं, उनमें से एक है रावण वध। ठीक है भाई, रावण वध किसने लिखी है? वत्स भट्टी ने। आगे कह रहा है भारवी, तो भारवी की कौन सी रचना है? तो भारवी की एक रचना सब कमेंट करके बताएंगे, कमेंट में बताएंगे कि भारवी की रचना क्या है। ठीक है भाई, भारवी की रचना का नाम क्या है? ठीक है, भारवी की रचना एक में बता देता हूँ, कीर्तार्जुनियम है। ठीक है, कीर्तार्जुनियम, कीर्तार्जुनियम। तो एक रचना भारवी की कीर्तार्जुनियम है, एक रचना आप लोग कमेंट में बताओगे। तो मैंने सबका बता दिया, अमर सिंह की है अमरकोश, वारामिहिर की है बृहद संहिता, वत्स भट्टी की एक रचना है रावण वध। ठीक है, बहुत सारी रचनाएं वत्स भट्टी की, उनमें से एक है रावण वध, बड़ी खास है भाई, सब याद रखेंगे। चलो आगे क्वेश्चन जो कह रहा है वो हमसे ये पूछ रहा है कि सातवाहन वंश के बाद शुरू हुआ वाकाटक वंश का संस्थापक कौन है भाई? वाकाटक वंश, सातवाहन, सातवाहन का संस्थापक कौन था भाई? सब कमेंट में बताएंगे, सिमुक था। ठीक है, ठीक है, सिमुक। तो सातवाहन वंश का संस्थापक था सिमुक। सातवाहनों ने क्या किया था? शीशे के सिक्के चलाए थे भाई, सबको पता है ना, शीशे के सिक्के भारत में किसने चलाए थे? सातवाहनों ने चलाए थे शीशे के सिक्के। चलो, सब कमेंट में बताएंगे कि चांदी का पर्ण, पर्ण नामक सिक्का किसने चलाया था? चांदी का पर्ण। ठीक है भाई, ये सब कमेंट में बताएंगे। चलो आगे चलते हैं। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था? हमसे पूछा गया था कि सातवाहनों के बाद शुरू हुआ वाकाटक वंश का संस्थापक कौन था भाई? तो प्रवर सेन नहीं, पृथ्वी सेन नहीं होगा भाई।
लक्ष्मण सेन, तो लक्ष्मण सेन के बारे में एक खास याद रखना कि सेन वंश का राजा था। दूसरा कि बंगाल का अंतिम बंगाल का अंतिम हिंदू शासक था भाई। क्या था? हिंदू शासक। बंगाल में अंतिम हिंदू शासक बड़ा खास है भाई, याद रखना। बंगाल का अंतिम हिंदू शासक सेन वंश का राजा लक्ष्मण सेन था, जिसके दरबार में कौन था? इसके दरबार में था जयदेव। ठीक है, जयदेव। इसके दरबार में कौन था? जयदेव। क्लियर है? तो लक्ष्मण सेन के दरबार में था जयदेव। तो हमारा आंसर हो जाएगा वाकाटक वंश का संस्थापक कौन है? विंध्य शक्ति। हमें सभी वंश और उनके संस्थापक याद रखने भाई। जो हमारी रेगुलर क्लासें आ रही है, तो अभी धीरे धीरे सारे वंश खत्म होंगे, सबके जितने फैक्ट है सब हम पढ़ेंगे, किस राजा ने क्या कार्य किया था और क्या उसकी खासियत है भाई। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नवा क्वेश्चन कह रहा है कि किस गुप्त शासक ने चीन से अच्छे राजनीतिक संबंध हेतु चीन में अपना राजदूत भेजा था? अच्छा, गुप्त वंश की बात कर रहा है कि गुप्त वंश में कौन सा शासक ऐसा था जिसने चीन के साथ अपने अच्छे संबंध बनाने का प्रयास किया, वो भी कौन कैसे? राजनीतिक संबंध। ठीक है, राजनीति से रिलेटेड। तो वो कौन सा शासक गुप्त वंश का? समुद्रगुप्त, जिसे लिच्छवी द हितर कहा जाता है। ठीक है, भारत का नेपोलियन। समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन। याद रखना भाई, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। दूसरा, इसे कहा जाता है लिच्छवी दहित्र। लिच्छवी इसका ननिहाल था। चंद्रगुप्त प्रथम चंद्रगुप्त प्रथम क्या इसने भेजा था? तो इसने भी नहीं भेजा था राजदूत। चंद्रगुप्त द्वितीय, इसने भेजा नहीं। इसके बारे में याद रखना, सर्वाधिक सर्वाधिक चांदी के सिक्के, गुप्त काल की बात हो रही है। गुप्त काल में सबसे ज्यादा चांदी के सिक्के किसने चढ़ाए? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। तो स्कंदगुप्त इसका आंसर हो जाएगा भाई, स्कंदगुप्त। ठीक है, स्कंदगुप्त, जिसने चीन के साथ अच्छे राजनीतिक संबंध हेतु चीन में अपना राजदूत भेजा था। एक है गुप्त वंश का राजा कुमारगुप्त। ठीक है भाई, कुमारगुप्त के बारे में सबने सुना है। कुमारगुप्त, अच्छा पैड में थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम है तो सब समझना। कुमारगुप्त के बारे में फैक्ट क्या है कि कुमारगुप्त ने क्या किया था? कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय बनाया था। क्या बनाया था? नालंदा विश्वविद्यालय बनाया था। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय बनाया था भाई, जिसे बख्तियार खिलजी ने तुड़वा दिया था। सबको पता है। ठीक है, कुमारगुप्त के बारे में एक फैक्ट और याद रखना, गुप्त वंश का एक शासक कुमारगुप्त की सबसे ज्यादा अभिलेख पूरे गुप्त वंश में, सबसे ज्यादा अभिलेख क्या हुआ था? कुमारगुप्त के प्राप्त हुए सबसे ज्यादा अभिलेख। ठीक है भाई, अभिलेख है, लागत चिन्ह लगा देता हूं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो सबसे ज्यादा अभिलेख कुमारगुप्त के मिले चीन में, स्कंदगुप्त ने अपना राजदूत भेजा था भाई। आगे चलते हैं, 10वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन हमारी पीडीएफ का। मधुबन अभिलेख किस शासक या मधुबन अभिलेख का संबंध किस राजा से है भाई? ठीक है, ये किस शासक से है, दोनों तरीके से कह सकते हैं। ठीक है, तो हर्षवर्धन, तो हमारा आंसर पहला ही ऑप्शन हो जाएगा हर्षवर्धन। ठीक है भाई, हर्षवर्धन से संबंध है मधुबन अभिलेख का। क्लियर है? चंद्रगुप्त का कौन सा अभिलेख था? सब कमेंट में बताएंगे भाई। चंद्रगुप्त का अभिलेख। पुलकेशिन द्वितीय का कौन सा अभिलेख था? तो इसका था ऐहोल अभिलेख। ऐहोल अभिलेख। ठीक है भाई, पुलकेशिन द्वितीय का कौन सा अभिलेख था? ऐहोल अभिलेख, जिसमें उसने लिखवाया नर्मदा नदी के किनारे, एमपी में है ये। ठीक है, एमपी बोल रहा हूँ, सॉरी। ये है तुम्हारे गुजरात, एमपी भी आएगा। ठीक है, एमपी वैसे गुजरात में है ये। ठीक है, ऐहोल अभिलेख गुजरात में है। ठीक है, और ये किस नदी के किनारे है? नर्मदा नदी के किनारे भाई, नर्मदा नदी के किनारे। और इसमें पुलकेशिन द्वितीय ने क्या लिखा है इसमें? पुलकेशिन द्वितीय ने लिखा है कि कैसे उसने हर्ष पर विजय प्राप्त की। ठीक है, तो हर्षवर्धन पर विजय प्राप्त करी थी ना उसने। ऐहोल नर्मदा नदी के किनारे जब हर्षवर्धन दक्षिण की ओर युद्ध अभियान कर रहा था, तो पुलकेशिन द्वितीय ने उसे नर्मदा नदी के किनारे पराजित कर दिया भाई। और अपनी विजय के उपलक्ष्य में उसने ऐहोल अभिलेख लिखवाया था। किसने लिखा ऐहोल अभिलेख? ऐहोल अभिलेख किसने लिखा? रवि कीर्ति नाम था उसका, जिससे उसने लिखवाया था। ठीक है, शासक का नाम तो पुलकेशिन द्वितीय, लेकिन लिखने वाला कौन था? रवि कीर्ति था। ठीक है, खारवेल, कलिंग राजा खारवेल। कलिंग किसका नाम था? उड़ीसा का। तो उड़ीसा का पुराना नाम था कलिंग, और यही उड़ीसा की बात कर रहा हूँ कि कलिंग राजा मतलब उड़ीसा का पुराना नाम कलिंग। तो कलिंग राजा खारवेल का एक अभिलेख मिला जिसको कहते हैं हाथी गुम्फा अभिलेख।
हाथी गुम्फा अभिलेख। और ऐसा कहा जाता है कि भारत जो हमारे देश का नाम भारत है, तो भारत का सबसे पहली बार जिक्र, मतलब भारत शब्द का प्रयोग इसी हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलता है भाई। क्लियर है? इसने ये हाथी गुम्फा अभिलेख कब लिखाया था? तो इसने जब लिखाया था तो तब वहां का शासक, कलिंग का शासक, इस हाथी गुम्फा अभिलेख में उसने क्या लिखा है? भारत की जानकारी मिलती है, ठीक है। और इसमें दूसरा है कलिंग युद्ध की जानकारी भी। कलिंग युद्ध की जानकारी, कलिंग युद्ध किसका? कलिंग युद्ध कि जब अशोक, सम्राट अशोक ने, ठीक है, मौर्य काल का राजा, मौर्य काल के बारे में पता है कि मौर्य किसने बनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था। लेकिन 298 में, 298 ईसा पूर्व में बिंदुसार शासक बना, ठीक है भाई। फिर 269 कौन बना? अशोक बना, ठीक है, अशोक। और अपने राज्य के 8वें वर्ष बाद, ऐसे कहा जाता है 8वें वर्ष बाद, लगभग 261 की बात कर रहा है वो, इसने कलिंग पर आक्रमण कर दिया, उड़ीसा पर, ठीक है, किसने? अशोक ने। और कलिंग में भारी नरसंहार मचाए, खून की नदियां बहा दी। और इसी युद्ध की चर्चा उसने, किसने? कलिंग राजा खारवेल ने हाथी गुम्फा अभिलेख में करवाया है भाई। कलिंग युद्ध की जानकारी भी मिलती है उससे। और ये लिखा है उसने उस समय कि जब अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था, तब वहां का शासक कौन था? नंदराज था भाई, नंदराज नाम का कोई राजा था, नंदराज, ठीक है। नंदराज जो किस वंश का था? गंग वंश का था, गंग वंश का, उस समय बल गंग वंश था। और वहां का शासक नंदराज था, जिस समय अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया और वहां खून की नदियां बहाई, ठीक है। चलो, तो ये था आपकी आगे क्वेश्चन है, ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन था। तो 10-10 क्वेश्चनों की एमसीक्यू थी। माफी चाहेंगे, बीच से एक क्वेश्चन डिलीट हो गया शायद दूसरे पेज के चक्कर में, ठीक है, 1 मिनट चेक कर लेते हैं। ये था छठा क्वेश्चन और ये था सातवां क्वेश्चन। अच्छा, ठीक है भाई, कुछ डिलीट नहीं हुआ है, 6 हमने यहाँ कर दिए थे और सातवां क्वेश्चन हमने यहाँ कर दिया था, ठीक है। ठीक है, तो सातवां क्वेश्चन हमने इस यहाँ से कर दिया था। चलो, आज की क्लास को रोकते हैं यहीं पर, इस पीडीएफ को यहीं पर रोकते हैं। नेक्स्ट फिर से दूसरी पीडीएफ आएगी, ऐसी हिस्ट्री के 10-10 क्वेश्चनों के एमसीक्यू चलाते रहेंगे, और ऐसी पॉलिटी के भी और जियोग्राफी के भी, ठीक है। जितना हो सकता है अच्छा कंटेंट देने का प्रयास किया जाएगा भाई। थैंक यू। मिलते हैं नए दिन, नए क्लास, नए डाटा, नए जोश के साथ।